स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। यूक्रेन रूस युद्ध से लेकर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। यूक्रेन रूस युद्ध पर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद पुतिन ने यह बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है रूस, यह बात व्लादिमीर पुतिन ने कही है। बहुत बड़ी बात है, भारत ही मध्यस्थता करवा सकता है, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बात कही गई है। तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है, मध्यस्थता करवा सकता है, और रूस तैयार है यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए। यूक्रेन की सेना को पीछे धकेल रही है हमारी सेना, पुतिन ने साथ ही साथ ये बात भी कही है। और पूरी तरह से पुतिन ने ये भरोसा भारत पर जताया है कि भारत ही मध्यस्थता कर सकता है। यानी पुतिन की तरफ से ये पहली बार होगा जब वो यूक्रेन से बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यूक्रेन से बात करने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिर्फ भारत ही वो है देश जो मध्यस्थता कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसमें आगे आकर बात कर सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है, आपको बता दें कि पिछले दिनों दौरा किया था रूस का, और उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन का भी दौरा किया था और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। उम्मीद जग रही थी तभी कि हां कुछ बड़ा हो सकता है, और यह खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। ये ना तो गजा है, ना वेस्ट बैंक है, ना ही लेबनान का कोई गली मोहल्ला है। ये इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन यूक्रेन है। ये यूक्रेन का लवीव शहर है। ये ज़ेलेंस्की का सबसे सुरक्षित किला है। ये यूक्रेन की तरफ से पोलैंड यानी नेटो की तरफ जाने वाला एंट्री गेट कहा जाता है, और ये शहर जल रहा है। पुतिन ने 3 दिन के अंदर 3 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला डोनेट्स्क के पास पोक्रस्क पर, दूसरा हमला खार्किव के पास पोल्टावा पर, और तीसरा हमला पोलैंड के दरवाजे लवीव पर किया है। यानी पुतिन ने अपने प्रहार में पी फैक्टर दिखा दिया है। अब दिन में देखिए लवीव का हाल। इस ड्रोन वीडियो को देखकर न सिर्फ ज़ेलेंस्की घबरा गए हैं, बल्कि व्हाइट हाउस में भी पैनिक है, क्योंकि पुतिन ने सोच लिया है कि बिना रुके मारूंगा और गिनूंगा भी नहीं। सिर्फ इमारतों का फर्क है, गजा में भी जब इजराइल बम गिराता है तो रिहायशी इलाके ऐसे ही जलते हैं। इसे आप पुतिन का गुस्सा कह सकते हैं, इसे आप पुतिन का बदला कह सकते हैं, इसे आप पुतिन का प्रहार कह सकते हैं। पुतिन बता रहे हैं कि यूक्रेन का कोई इलाका, कोई कोना ऐसा नहीं जहां उनकी मिसाइल नहीं पहुंच सकती। इस हमले में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे हैं। 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। 70 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। लाशों को निकाला जा रहा है। पूरा शहर दहशत में है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि रूस का हमला यहाँ भी हो सकता है और इतना खतरनाक हो सकता है। 3 з них це діти, 7 це малі діти. Дуже великі руйнування, більше 70 будинків по місту. Це все є історична спадщина. Тривають розбори завалів. लवीव के बाद पुतिन का दूसरा टारगेट देखिए, ये है पोल्टावा। पोल्टावा पर हुए मिसाइल हमले में 51 लोगों की मौत हो चुकी है। 275 लोग घायल हुए हैं। ये शहर खार्किव के बाद पुतिन के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। इसीलिए रूस ने पोल्टावा पर अचानक 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। देखिए इन बिल्डिंग्स का हाल, लगता है ना गजा जैसा इलाका। इमारतें जल रही हैं, पूरा इलाका खाली हो चुका है, और यह हाल 2 बड़े मिसाइल अटैक के बाद हुआ है। Передусім щодо трагедії в Полтаві, рятувальні роботи зараз ще тривають, розбирають завали, залучені всі служби. Станом на цей час кількість поранених 271. Усім надається необхідна допомога. Мы видим уже прямую вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Коллективный Запад является буквально главным заказчиком, главным подстрекателем военной агрессии киевского режима. И все более откровенно, все более нагло демонстрирует свое прямое участие. पोल्टावा वो शहर है जो अभी युद्ध की फ्रंट लाइन पर नहीं है, लेकिन खार्किव के करीब है, और यही वजह है कि पुतिन ने यहाँ मोर्चा खोल दिया है। वो यहाँ पर ऐसी मिसाइलों से हमला कर रहे हैं
जिसे रोकना ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं मानी जाती। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पुलतावा के लिए भयानक दिन रहा। एयर रेड, सायरन और मिसाइल हमले के बीच में इतना कम वक्त मिला कि लोग बॉम्ब शेल्टर में जाने के दौरान भी घायल हो गए। ऐसे शहरों को टारगेट करने के लिए पुतिन अब अपनी खतरनाक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इस्कंदर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। 500 किलोमीटर रेंज वाली इस्कंदर मिसाइल जहां गिरती है, वो 700 किलो वाले विस्फोटक से धमाका करती है। इस मिसाइल से यूक्रेन में सबसे ज्यादा हमले अंजाम दिए गए हैं। ये मिसाइल जहां गिरती है वहां ये हाल होता है। यूक्रेन का दावा है कि ये मिसाइल क्राइमिया से दागी गई, जहां से पुलतावा की दूरी 400 किलोमीटर है। अब सवाल उठ रहा है कि पुतिन ऐसे शहरों को टारगेट क्यों कर रहे हैं जो डायरेक्ट फ्रंट लाइन पर नहीं है। यानी पुलतावा के अलावा पोक्रास्क और पोलैंड के करीब लवीव को क्यों टारगेट किया गया है, वो भी ऐसी बमबारी के जरिए जिसे देखकर यूक्रेन के सैनिकों के पैर कांपने लगे। रूस अब छोटे शहरों पर बड़े हमले क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब सारातोव में हुए अटैक से मिल सकता है। 26 अगस्त को यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के सारातोव में एक बिल्डिंग पर हमला किया था। ज़ेलेंस्की का ड्रोन रूस के सारातोव शहर में पहुंचा और फिर इस रिहायशी बिल्डिंग से जा टकराया। इस बड़े धमाके ने मॉस्को तक रूस को हिला दिया था। एक बार फिर देखिए किस तेजी से ये ड्रोन बिल्डिंग की तरफ बढ़ा और फिर ऐसे ही धमाकों का जवाब पुतिन अब पुलतावा, पोक्रोस्क और पोलैंड के करीब लवीव शहरों पर हमले से दे रहे हैं। पुतिन के गुस्से वाले मीटर की सुई लाल सिग्नल देने लगी। अब आप कह सकते हैं कि पुतिन का अटैक मीटर लाल सिग्नल दे रहा था। पुतिन ने सारातोव में हुए हमले के बाद अपनी वॉर बैटरी फुल रिचार्ज की और बता दिया कि रूस वक्त आने पर कैसा जवाबी हमला करता है। не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому они учинили вот эту провокацию в Курской области, а до этого пытались осуществить такую же провокацию в Белгородской области. सारातोव में हुआ हमला ऐसा था कि 38 मंजिला बिल्डिंग के 3 फ्लोर को नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद बिल्डिंग के नीचे नुकसान देखा जा सकता है। मलबा बहुत गिरा, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पैनिक ऐसा मचा कि सारातोव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। आसपास से फ्लाइट का गुजरना रोक दिया गया। ठीक इसी वक्त एक ड्रोन एंगल्स एयरफील्ड के पास एक इमारत की छत से जा टकराया। ये भी यूक्रेन का ही ड्रोन था जिसके निशाने पर एंगल्स एयरबेस था। इसके बाद 2 सितंबर को बेलग्रद पे हमला हुआ। यह आग यूक्रेन के हमले के बाद लगी है। कई घरों को नुकसान पहुंचा, बहुत से लोगों की घायल होने की खबर है। यह इलाका यूक्रेन बॉर्डर के करीब है और यहाँ पर यूक्रेन की तरफ से सबसे ज्यादा हमले भी हुए हैं। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने पुतिन को मजबूर कर दिया कि वो अपने विकल्प तलाशें और फिर विकल्प के तौर पर पुतिन को उनके कमांडरों ने 3 शहरों पर हमले का सुझाव दिया। इसके बाद पुतिन ने 3 दिन के अंदर 3 बड़े हमले किए हैं। पहला हमला डोनेस्क के पास पोक्रोस्क पर, दूसरा हमला खार्किव के पास पोल्तावा पर और तीसरा हमला पोलैंड के दरवाजे लवीव पर किया है। इसे ही युद्ध में नेटो के खिलाफ पुतिन के प्रहार का पी फैक्टर कहा जा रहा है। बात मुंबई की करते हैं, जहां के मलाड इलाके में तेज बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हो गया। मलाड पूर्व के गोविंद नगर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत का स्लैब का हिस्सा गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य मजदूर घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 23 मंजिला निर्माणाधीन इमारत की 20वीं मंजिल का स्लैब का एक हिस्सा आज ढह गया। इससे 5 से 6 मजदूर ऊंचाई से गिर गए। इनमें से 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। निर्माणाधीन इमारत न्यू लाइफ SRA प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया जा रहा है। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर काम कर रहे थे और अचानक स्लैब गिर गया। श्री गंगानगर के पद्मपुर में बेखौफ बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पहले दंपति को बंधक बनाया और फिर लूटपाट की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस की गश्त पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे पौष इलाके में बेखौफ बदमाश व्यापारी को बंधक बना लेते हैं और लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं।
आधी रात की डकैती। पद्मपुर में व्यापारी के घर में लूट। बंधक बनाकर जमकर की पिटाई। सात बदमाश करीब 2 घंटे तक लूटपाट। श्री गंगानगर के पद्मपुर में 7 बदमाशों ने बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले दंपति को बंधक बनाया और फिर करीब 2 घंटे तक घर में लूटपाट की। वारदात के समय दंपति घर में अकेले थे। जानकारी के मुताबिक टायर बिजनेसमैन ब्रिजलाल खींची के घर देर रात करीब 12:49 पर 7 बदमाशों ने उनके घर का गेट खटखटाया। ब्रिजलाल खींची सो रहे थे। गेट खटखटाने की आवाज से वो उठे और किसी परिचित के होने की संभावना से गेट खोल दिया। थोड़ा सा गेट खोलते ही बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। इससे उनकी नाक पर चोट आई। आवाज सुनकर ब्रिजलाल की पत्नी सावित्री भी जाग गई। वो गेट पर आई। वहां के हालात और घायल ब्रिजलाल को देखकर वो घबरा गई। उन्होंने आरोपियों को मारपीट करने से रोका तो आरोपियों ने दोनों को बंधक बना लिया और उनके हाथ पैर बांध दिए। मारपीट से ब्रिजलाल और उनकी पत्नी बेहोश हो गए। बदमाश करीब 2 घंटे तक घर में लूटपाट करते रहे। इसके बाद मौके से भाग गए। बदमाशों के जाने के करीब 20 मिनट बाद ब्रिजलाल को होश आया। उन्होंने खुद को संभाला और किसी तरह अपने और पत्नी के हाथ पांव खोले। घायल हालत में पति पत्नी दोनों कार से पद्मपुर के अस्पताल पहुंचे और अपने साथ हुई वारदात की जानकारी दी। जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस डॉग स्क्वाड टीम के साथ घटना का मौका मुआयना करने गई और आसपास के लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाला ताकि जल्द से जल्द डकैतों तक पहुंचा जा सके। इसको दुखद घटना ही कहेंगे और ये जो वारदात हुई है इसको खोलने के लिए हमने एफएसएल और एमओबी टीम को भी बुला लिया है। मौके पे कर रहे हैं प्रयास और कोशिश करेंगे इसको ओपन करने की। आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। जो भी मार्केट में कैमरे हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, आप प्लीज़ सभी मिलके अपने कैमरों को दुकान वालों को चेक करवाएं। बहरहाल व्यापारी के घर करीब 60 लाख की डकैती बताई जा रही है, लेकिन इसकी अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। अब ऐसे में पुलिस के तमाम दावों और गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे बेखौफ बदमाशों ने इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया। श्री गंगानगर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, वक्त बीतता जा रहा है, उसी के साथ एक तरफ अनहोनी की आशंका तो दूसरी तरफ सवालों का अंबार खड़ा है। एक एक कर 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जयपुर के राहुल का अभी तक कुछ अता पता नहीं चला है। नाहरगढ़ के जंगलों में पैंथर्स के मूवमेंट के बीच 300 से ज्यादा लोग सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन नाहरगढ़ की रहस्यमयी पहाड़ी में अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। बल्कि जो भी कैमरे में कैद हुआ वो डराने वाला है। हेलीकॉप्टर तक लगाने पड़े और कामयाबी तब भी नहीं मिली। इस रिपोर्ट में देखते हैं। नाहरगढ़ की जंगलों में राहुल का रहस्य। गहराता जा रहा गुमशुदगी का राज। घनी पहाड़ियों में क्या हुआ उसके साथ। पांच दिन बीतने के बाद भी नहीं सुलझी पहेली। तमाम जो ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस वक्त मैं दिखा रहा हूं जहां पर यह हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है, वो जगह हाथोनी का कुंड है। हाथोनी के कुंड के बाहर ही ऊपर ही इस वक्त हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे खास विजुअल हम दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को कि किस तरीके से घने जंगल पर 2 भाई बिछड़ते हैं। लेकिन अभी जो पुलिस है वो अब मोबाइल कॉल डिटेल्स को भी खंगाल रही है ताकि किसी भी तरीके से सच सामने आ सके। आखिर क्या हुआ था 1 सितंबर के दिन? आखिर कैसे राहुल और आशीष एक दूसरे से बिछड़े? आखिर कैसे आशीष की मौत हुई और कहां गया आशीष का बड़ा भाई राहुल पराशर? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें जवाब का इंतजार है।
लेकिन इन सवालों के पीछे छिपा रहस्य नाहरगढ़ के इस घने जंगल में दफन है। जिन्हें तलाशने में लगी टीमों के हाथ 5 दिन बाद भी खाली हैं। नाहरगढ़ के जंगलों में रविवार से लापता राहुल की तलाश में जगह जगह चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से हथनी कुंड की तरफ जाने वाले रास्ते में ये जो टीम है वो यहाँ पर चल रही है। बीच में जो है ये जो झरने वाला पानी आप देख सकते हैं कि हर तरीके से पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर के पिछले 72 घंटों से इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, कामयाब दे रहे हैं, लेकिन अब तक राहुल कहाँ है उसका कोई सुराग नहीं लगा। एक बार फिर से बात करेंगे। नाहरगढ़ के इस घने जंगल में पिछले 5 दिन से लापता राहुल की तलाश हो रही है। उसे चप्पे चप्पे में तलाशा जा रहा है। जहां उसके मिलने की संभावना हो सकती है, लेकिन तलाश का यह सिलसिला है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सर्च ऑपरेशन के कई दिन गुजर जाने के बाद भी राहुल के लापता होने का रहस्य गहराता जा रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कि जो पूरा वाइल्ड एरिया है और जो स्पॉट और जो लोकेशन आई है उसके रेडियस में करीब 8 से 10 किलोमीटर हमने चप्पा चप्पा छान मारा है अभी तक। जी। अब आगे स्थानीय जो लोग हैं, चाहे वन विभाग के हो, जो गडरी हो, उनसे भी पूछ के भी हम चल रहे हैं कि कोई सब बच नहीं पाया राहुल का। हाँ, जैसा अभी देखा कि हमारी टीम जा रही है और सामने से भी एक टीम आ रही है, क्रॉस हुई है, तो एक जो छोटी छोटी पगडंडी है, बड़ी पगडंडी है, इसको हमने किसी को भी हमने छोड़ा नहीं है, एक को भी। अब वही अभी तक कुछ सुराग नहीं लगा है, लेकिन देखते हैं। नाहरगढ़ की इन घनी पहाड़ियों के बीच राहुल कहां और कैसे गायब हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी तलाश में पुलिस के साथ न्यूज 18 राजस्थान ने भी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी है। ड्रोन के साथ साथ खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। सर्च ऑपरेशन की क्रॉस चेकिंग भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन में लगी टीमें इन घनी पहाड़ियों में एक एक जगह उसको खोज रही है। लेकिन बीतते वक्त के साथ आशंका के बादल गहराते जा रहे हैं। नाहरगढ़ पहाड़ वो जैसा कि नाम से ही लगता है कि यहाँ पर शेरों की जगह होगी और यहीं पर करीब इस नाहरगढ़ सेंचुरी में 15 से 16 लेपर्ड भी यहाँ पर घूमते हैं और इसीलिए पुलिस ने यहाँ पर 2 ऐसी मांद को भी देखा है जहाँ पर लेपर्ड रहते हैं। वहाँ पुलिस को केवल हड्डियां मिली, लेकिन वो भी पुरानी। दलवीर जी, ये जो सामने की तरफ है यहीं पे आपने 2 लेपर्ड की मांद भी देखी है? हाँ, ये 2 जगह पे हैं। एक तो मीणा शमशान एक जगह है, उसके बिल्कुल पीछे की साइड में, उसको तो नाम भी लेपर्ड पॉइंट दिया हुआ है। वहाँ पे एक मांद है जो पूरी अंदर जाके देखी, लेकिन चूंकि अंदर करीब 200 मीटर का जो एरिया है उसमें फिर दलदल और बहुत सारा वो पड़ा है, लेकिन पूरी लाइट लगा के पूरा चेक किया उसको। दूसरी वाली जो माद है वो बिल्कुल सूखी है। अरावली पर्वतमाला पर बसी नाहरगढ़ पहाड़ी पर पैंथर, लेपर्ड, सियार और लोमड़ी का मूवमेंट रहता है। ऐसे में राहुल की तलाश में जुटी टीमों ने पहाड़ी की तलहटी में नालों के बीच बनी पैंथर्स की गुफाओं तक सर्च ऑपरेशन कर डाला, लेकिन यहां भी सिर्फ जानवरों की हड्डी मिली, लेकिन राहुल का पता नहीं चला। गए थे उधर, नाला था, गहरा नाला है, कम से कम भी 15-20 फुट गहरा, उसमें गए थे। तो वहाँ गुफा टाइप में है, वो पूरा ऊपर से बंद है। तो वहाँ लगभग भेड़, बकरी, गाय ऐसे इनका पुराने मांस पड़े हुए हैं और हड्डी यही पड़े हैं, और बाकी उनका मूवमेंट है वो नहीं दिखा। सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम चरण मंदिर भी पहुंची, जहां पर राहुल और आशीष पहली बार पहुंचे थे। जांच टीमों ने वहां खड़े होकर आगे की रणनीति भी बनाई। इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान न्यूज 18 राजस्थान साथ रहा। हम बुद्धगिरी नागा बाबा के उस स्थान पर भी पहुंचे जहां
आखिरी बार राहुल के छोटे भाई आशीष ने फोन किया था। टीम इस वक्त नाहरगढ़ पहाड़ी पर उस जगह पर पहुंची है जहां पर रविवार दोपहर करीब 12 बजे आखिरी बार आशीष ने अपने परिचित होमगार्ड को फोन किया था। वो होमगार्ड नाहरगढ़ किले पर ही सुरक्षा की पहरेदारी करता है और उसने बताया कि मैं एक लाल दीवार वाले मंदिर के पास में हूं और ये वो जगह है बुद्धगिरी नागा बाबा की स्थान चबूतरा, जहां से आखिरी बार आशीष का कहना था कि वो इसी जगह पर कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और यहीं इस पर होमगार्ड जवान ने कहा था कि तुम वहीं पर ठहरो, मैं यहां पर आता हूं। लेकिन जब होमगार्ड के मुताबिक जब वो यहां पर आया तब तक न राहुल मिला। नाहरगढ़ के इस घने जंगल में लापता राहुल का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। छोटे भाई आशीष के साथ नाहरगढ़ की पहाड़ियों पर घूमने गया राहुल कहां लापता हो गया, वो महफूज है या नहीं, कोई नहीं जानता। आशंका इस बात की भी है कि कहीं वो किसी जंगली जानवर का शिकार तो नहीं हो गया। ऐसे कई सवाल पुलिस और सर्च ऑपरेशन में मौजूद लोगों के अलावा राहुल के परिजन और स्थानीय लोग पूछ रहे हैं। पुलिस के लिए एक तरफ राहुल को सर्च करना चुनौती बना है, वहीं दूसरी तरफ आशीष की मौत कैसे हुई, ये रहस्य भी बरकरार है। और ये वो जंगल है जहां पर इन्हीं घाटियों के बीच में इस जंगल से राहुल और उसका भाई लापता हुए थे, जिनमें आशीष का शव सोमवार को सुबह मिला और जिसके बाद राहुल अब तक कहां है ये एक बड़ी मिस्ट्री बन चुका है और इसी मिस्ट्री को खंगालने में तलाशने का जवाब जो है वो पुलिस ढूंढ रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। उदयपुर में सहपाठी के हाथों छात्र की हत्या के बाद प्रदेश के स्कूलों में चाकू कैंची लेकर जाने पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन आए दिन इस पाबंदी की धज्जियां उड़ रही हैं। इस बार श्री गंगानगर में एक स्टूडेंट लाइसेंसी पिस्टल लेकर, अपनी नहीं अपने दादा की लाइसेंसी पिस्टल लेकर स्कूल पहुंच गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। स्कूल बैग में पिस्टल, हलक में आई जान। उदयपुर के बाद श्री गंगानगर ने किया हैरान। जिस स्कूल में बच्चे कामयाबी का ककहरा सीखने पहुंचते हैं, वहां से आने वाली खबरें अभिभावकों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर रही हैं। इस बार श्री गंगानगर के एक प्राइवेट स्कूल के 8वीं का एक छात्र अपने दादा की लाइसेंसी पिस्तौल लेकर स्कूल पहुंच गया। क्लासमेट्स ने जब बैग में पिस्तौल और कारतूस देखे तो उनके होश उड़ गए। पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने पिस्तौल और कारतूस जब्त कर लिए। लाइसेंस धारक है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। जो भी लाइसेंस धारक हथियार रखते हैं घर में, उससे सभी लाइसेंस धारकों से मेरी यही अपील है कि घर में जो हथियार हैं उनको सुरक्षित रखें, लॉक के अंदर रखें, छोटे बच्चों पर विशेष निगरानी रखें, उनसे दूर रखें ऐसे हथियारों को। पुलिस ने छात्र के लाइसेंस धारक दादा के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं श्री गंगानगर पुलिस ने उन सभी लाइसेंस होल्डर्स से अपील की है कि वे अपने लाइसेंसी हथियारों को सुरक्षित और लॉक करके रखें ताकि बच्चों की पहुंच से उन्हें दूर किया जा सके। अब देखना यह होगा इस पूरे घटनाक्रम में किसकी लापरवाही सामने निकल कर आती है और लापरवाहों पर क्या एक्शन श्री गंगानगर प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 30 मिनट में 50 जिले की खबरें। नमस्कार।